हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टजीगो। तो जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर थर्ड कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि क्लास 10th का है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जो कि है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं कि जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, किस तरीके से उन लोगों का प्लानिंग करना चाहिए। तो अब हम इसके रिगार्डिंग हम इंडिया को एज ए एग्ज़ाम्पल लेके बात करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व फर्स्ट identification and inventory of the resources across the region of the country. This involves the surveying, mapping, qualitative and the quantitative estimation and the measurement of the resources. सबसे पहले हम तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है और कितने मात्रा में अवेलेबल है और किस किस रीजन में अवेलेबल है, ताकि हम उसका एक अच्छे से सर्वे करके एक मैपिंग तैयार करें, एक क्वालिटी के बेस पे, एक क्वांटिटी के बेस पे, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिलीवर करें जहाँ पे उस रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो नंबर सेकंड जो यहाँ पे है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लान्स। अब किस तरीके से हम इसको टेक्नोलॉजिकली और स्किलफुली इस रिसोर्स का यूज करें, उस चीज़ का हमको प्लानिंग करना चाहिए। कौन सा टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होगा और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कितने ज़्यादा कॉस्ट पड़ेंगे, उस चीज़ को मैनेज करना, वो सब चीज़ हम इस सेकंड पॉइंट में देखेंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो थर्ड पॉइंट में है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्लान हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं इंडिया के लेवल पे, इसको हमें पूरे इंडिया के तौर पे देखना है, ना कि सिर्फ एक रीजनल एरिया को डेवलप्ड करने के बारे में और उसका रिसोर्स प्लानिंग तैयार करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें एक पूरा अपना फुल सेटअप तैयार करना चाहिए एक इंडिया लेवल पर कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कौन से स्टेट में कौन सा एबंडेंट रिसोर्स पाया जाता है, ताकि हम वहाँ से वो रिसोर्स को उठाकर और कहीं दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र करें, ताकि वो भी स्टेट उस चीज़ का लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड effort for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launch after the independence। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट 5-year प्लान। इंडिपेंडेंस के बाद 5-year प्लान एक लॉन्च हुआ था, उसमें बहुत सारी बात ऐसी लिखी गई थी या फिर उसको लॉन्च किया गया था, ताकि उसमें इंडिया को देखते हुए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ पर आगे का जो भी गवर्नमेंट है उस टाइम का, वो उस पर काम करेगी और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करेगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि उसको यूज में हम लोग ला सकते हैं और उसका एक अच्छे तरीके से हम यूज़फुल रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने और भी डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे कभी कभी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे हिंडर बनते हैं, एक तरह से प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरी हमारे पास नहीं होने के कारण उस रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर मैनी in our country rich in resources, but these are included in the economically backward region. On the contrary, there are the some region which have poor resource base but they are economically developed। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे रीजन हैं हमारे कंट्री के जो कि रिच इन रिसोर्स है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, वहाँ पे इनकम स्रोत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, इसके वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं उस काम के ऊपर, उस रिसोर्स को यूज करने का जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं उठा पा रहे हैं।
On the contrary, there are the some region which have the poor resources base but they are economically developed. और कहीं कहीं ऐसे भी जगह हैं, कोई कोई ऐसे भी स्टेट हैं हमारे देश के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, बट वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी पुअर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द colonization reveals that rich resources in the colonies were the main attraction for the foreign invaders. इसका मतलब जो हिस्ट्री ऑफ colonization हुआ था जिस समय ब्रिटिश लोग हमारे देश के ऊपर अटैक किए थे और हमारे जितने भी कॉलोनीज़ है उसको अपने अंडर में लिए थे, कैप्चर किए थे, तो वे लोग ये चीज़ जानते थे कि जो रिच इन रिसोर्स है, जो कि रिसोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था फॉरेन इन्वेडर्स को, ताकि यहाँ से वो रिसोर्स को ले जा सके और अपने यूज में ला सके। It was a primary the higher level of the technological development in consisting country that helped them to exploit the resources of the other region and establish their supremacy over the colonies. ब्रिटिश लोग पहले ये भी करते थे कि जिस देश पर वे लोग कब्जा करते थे वहाँ का सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस होते थे वो सब अपने यहाँ ट्रांसफ़र करते थे और अपने आप को वो काफ़ी सुपरमेसी बनाते थे, यानी कि दूसरों से और भी पावरफुल बनाते थे। इस तरीके से सारा सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of the colonization. तो different टाइप के जो phases आए colonization के, अलग अलग दौर आए ब्रिटिश लोग जब तक राज कर रहे थे, तो उस समय धीरे धीरे हम लोगों को पता चलने लगा कि ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं। Therefore, in the India development in the general and resources development in particular does not only involve the availability of the resources but also the technology, quality of the human resource and the historical experiences of the people. तो इस तरीके से हमारा जो एरिया था उसमें ये पोटेंशियल था, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल था, यहाँ के जो रिसोर्सेज की क्वालिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, तो ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स को फ़ायदा देती थी। जो भी वहाँ के रूलर्स हुए थे हमारे कंट्री के, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन सब चीज़ों से मिल पा रहा था। अब आगे अगर बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट irrational consumptions and over utilization of the resources may lead to the socio economic and the environmental problems. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज का एक अबंडेंट फॉर्म में अगर यूज़ करें, काफ़ी एक्सेस अमाउंट में उसका यूज अगर करेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा कि सोशियो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉब्लम में पड़ेगी, वो ख़तरे में पड़ेगी। सोसाइटी हमारे और इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो सब चीज़ काफ़ी डेंजर जोन में आएगा। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कंजर्वेशंस के कुछ पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने होंगे या फिर कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिसके हेल्प से हम अपने रिसोर्सेस को ओवर यूटिलाइजेशन से बचा सकें। सो to overcome these problems, resources conservations at the various level is important. This had been the main concern of the leader and thinker in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about the resources conservation in these words. सो गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैसेज भी दिए कि रिसोर्सेस हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। देयर इज़ एनफ फॉर द एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स। ये बोल रहे हैं गांधी जी, एक अपना स्लोगन भी उस समय दिए थे कि अगर जिसको ज़रूरत है वो अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर रिसोर्स को यूज करे तो उसके लिए बहुत है, पर अगर जो ग्रीडी पर्सन है, जो लालची है, अगर वो यूज करना उसे स्टार्ट कर दिया लालच के फॉर्म में, तो उसके लिए ये रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएगा। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। वो ये भी बोलते थे कि जो ग्लोबल लेवल पर अगर रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर नुकसान होता है तो वो सेल्फिश इंडिविजुअल्स पर्सन से होगा, जो कि सिर्फ खुद का सोचते हैं, खुद का अपना वैल्यू और अपना मनी क्रिएट करना चाहते हैं।
So he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. तो वो मास प्रोडक्शन को अवॉइड करवाना चाहते थे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि कोई भी चीज़ मास प्रोडक्शन में मतलब काफ़ी एक्सेस अमाउंट में उसे प्रोड्यूस किया जाए और फिर बाद में अगर उसका इस्तेमाल ना हो तो उसे फेंकना पड़ता है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग वो बोलते थे कि जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लैंड रिसोर्सेज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए गुड लाइफ।